शिकायत घटना उसके साथ होती है या दूसरी दिक्कतें होती है तो वो पहले बैंक से शिकायत करते हैं। बैंक जब इन तमाम चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं या ग्राहक उससे असंतुष्ट रहता है, तब वो जाता है लोकपाल के पास, ओम्बुड्समैन के पास। तो आज हम बात इसी पर कर रहे हैं कि जो डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है उसमें शिकायतों का मतलब शिकायतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं, इतनी ज़्यादा इस तरीके से हैं कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था में 42% शिकायतें सिर्फ डिजिटल पेमेंट को लेकर आ रही है। ये तस्वीर बहुत बड़ी हो सकती है क्योंकि जो डेटा, जो आंकड़े ओम्बुड्समैन के हैं वो बताते हैं कि फिल्टर्ड यानी बैंकों के शिकायत निपटारे के बाद जो मामले बचते हैं वही उनके पास आते हैं। तो तकरीबन 4-4.5 लाख मामले उन्होंने बताए हैं एक साल में, लेकिन ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी जब आप एक्चुअल लोगों की परेशानी देखेंगे तो क्यों ये परेशानी होती है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा कैसे हो सकती है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। पहले अपने एक्सपर्ट्स से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ है फिनटेक एसपे इंडिया के फाउंडर और सीईओ निखिलेश तिवारी, रस्तोगी चैम्बर्स के फाउंडर एडवोकेट अभिषेक रस्तोगी और rupiapesa.com के एमडी मुकेश पांडे। तो शुरुआत करते हैं रस्तोगी साहब आपसे। ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट आई है 2021-22 की, ये आपने देखी होगी रिपोर्ट, तो इसमें जिस तरीके से खास करके हमारा फोकस इसमें ऑनलाइन पेमेंट पर है, रिपोर्ट को पढ़ के प्राइमा फेसाई आपको क्या लगता है? देखिए, रिपोर्ट में कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए जो प्रधानमंत्री का डिजिटलाइजेशन का एंडेवर है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की तरफ कंज्यूमर बढ़ रहा है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अब क्रेडिट कार्ड से होती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी तो डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे, कंफ्यूजन्स भी बढ़ेंगे। अभी कंफ्यूजन्स बहुत केसेस में क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जब कम्युनिकेशन होता है बैंकिंग टीम्स के बीच में और कंज्यूमर के बीच में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाता है कि एनुअल फी केवल पहले साल में वेवर होगा क्रेडिट कार्ड को की अगर बात करें फॉर एग्जांपल, या एटीएम यूसेज पर आपको इतने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, आप एक क्वार्टर में 4 ही बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एटीएम कार्ड को आपके जो बैंक है उस बैंक के अलावा बैंक पर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर ये फील करता है कि उसको एक्स्ट्रा चार्ज लग गया या फिर कोई उससे गलती हो गई, उस गलती की वजह से इंटरेस्ट पे पेनल्टी लगता जा रहा है और वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। ऐसा आपने देखा होगा कि ये जो बहुत सारे एयर टिकट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो ये बुकिंग होती है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं। तो पहली बात तो ये क्योंकि डिजिटलाइजेशन अब बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये होगा कि ऐसे डिस्प्यूट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, कार्ड्स की यूसेज बढ़ेंगे, तो ऐसे डिस्प्यूट्स या ऐसी कंप्लेंट्स भी बढ़ेंगी। पहली चीज बात ये है, तो इसीलिए जो आरबीआई की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे उसमें बोलते हैं कि ये कंप्लेंट्स तो बढ़ रही हैं, बट आई थिंक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो देखने की और समझने की है कि एफिशिएंसी क्या है, किस एफिशिएंसी रेशो पर ये कंप्लेंट्स बैंक रिजॉल्व कर पा रहा है और क्या ये कंप्लेंट्स ओम्बुड्समैन स्कीम में बढ़ रही हैं, और अगर ये कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं तो जिस रेट से कंप्लेंट बढ़ रही हैं कि क्या उसी एफिशिएंसी से ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व भी हो रही हैं। आई थिंक वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आरबीआई की रिपोर्ट ये बताता है कि एफिशिएंसी इनको रिजॉल्व करने का भी बढ़ रहा है। तो सबसे मुख्य बात ये है, देखिए, जब एक कंज्यूमर को बैंक से कुछ अच्छा जवाब नहीं मिल पाता या उसकी समस्या रिजॉल्व नहीं हो पाती, तब वो ओम्बुड्समैन में जाता है। उसको कोई शौक नहीं लगाए कि वो ओम्बुड्समैन में जाएगा। अब बैंकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ओम्बुड्समैन की एफिशिएंसी बढ़े, और आरबीआई रिपोर्ट यही दर्शाता है कि जो एफिशिएंसी है ओम्बुड्समैन स्कीम में वो बढ़ रही है। तो ये महत्वपूर्ण एक चीज है, और ये डिजिटल पेमेंट्स को, यूजेज ऑफ कार्ड्स को, क्रेडिट कार्ड्स को, ऑनलाइन पेमेंट्स को एक बढ़ावा देगा, क्योंकि कस्टमर को ये लगेगा कि आज बैंक के अलावा भी उसके पास ये समस्या को निपटाने का समाधान है। ये जो समस्याएं होती हैं, एक इसमें महत्वपूर्ण एस्पेक्ट और है, वो ये है कि ये समस्याएं बहुत बड़े अमाउंट की नहीं होती, ये कोई लाखों करोड़ों रुपए की जनरली नहीं होती हैं, कोई 25,000 की होगी, कोई 50,000 की होगी, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, मगर ये एक ऐसा अमाउंट भी नहीं है कंज्यूमर जो छोड़ दे या इग्नोर कर दे। अब इस अमाउंट के लिए कंज्यूमर फोरम पर जाना या एक
लिटिगेशन करना बैंक के अगेंस्ट ये बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है कंज्यूमर के लिए। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इफेक्टिव ओम्बुड्समैन स्कीम आए। ओम्बुड्समैन स्कीम में कैसे रिजॉल्व हो रही है, कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, किस रेशो में डिसाइड हो रही है, कंज्यूमर के अगेंस्ट हो रही है, बैंक के अगेंस्ट हो रही है, ये दर्शाएगा कि भारत में बैंकिंग सिस्टम आने वाले समय में किस मोड़ पे जाएगा और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस उस चीजों में कितना बढ़ेगा। जी अब बहुत एक आवश्यक एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लेट होता है तो उस पर कंज्यूमर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ये इंटरेस्ट काफी हाई होता है। वो पेमेंट अब जेन्युइन रीजन से रह गया, नॉन जेन्युइन रीजन से रह गया। मगर जब रिफंड्स आते हैं या रिफंड्स आने हैं और उसमें भी डिले होता है तो क्या उस रिफंड पर भी कंज्यूमर को कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए? जी जी, इस तरीके के जी इश्यूज हैं, इश्यूज है। इशू यही रहेगा कि जो गलत चार्जेस लग जाते हैं, जो गलत पेमेंट लग जाते हैं, उसमें राहत रिवर्सल्स होने होते हैं। मुकेश पांडे जी हमारे साथ हैं, एमडी हैं rupiapaysa.com के। मुकेश जी, आपके तो क्लाइंट्स होते हैं ये लोग, बैंक वाले भी, तो बीच में आप एक तरीके से काम करते हैं। ये बताइए कि एक तो नंबर्स है जो 4.5 लाख के करीब है, दूसरी बात है कि 9% से ज़्यादा की एक वृद्धि दिखा रही है ये रिपोर्ट कि 9% से ज़्यादा कुल शिकायतें बढ़ी है। हालांकि आज हम चूंकि कंज्यूमर सेंट्रिक ज़्यादा है ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट का मसला, इसलिए हमने उसको हाईलाइट किया है। लेकिन बुनियादी तौर पर बात ये है कि बैंक या जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आरबीआई से रेगुलेटेड, उसके साथ ग्राहक के रिश्ते क्या हैं, इसका एक पैमाना है ये रिपोर्ट। अगर रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो ओम्बुड्समैन के पास कम मामले आएंगे। तो ये जो ग्रोथ, जो इंक्रीज दिख रहे हैं या ओवरऑल जो सिनारियो है, आप इसको कैसे देख रहे हैं और क्या वो इश्यूज होते हैं जिनकी तरफ अभिषेक जी इशारा कर रहे थे जो इस स्तर तक जाती हैं? मनोज जी, जैसा कि हमारा डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाले साल में भी हमारी ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ने वाली हैं, बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री का एक ये नारा है कि इंडिया डिजिटलाइज हो और डिजिटल इंडिया के तरफ बढ़े। तो ज़रूर जो डिजिटल इंडिया के तरफ जाएंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आपका जो परसेंटेज 9.5% से जो बढ़ा है, लेकिन आप रिजोल्यूशन रेट भी देखिए 97.97% से सोल्यूशन आरबीआई ओम्बुड्समैन के थ्रू कंज्यूमर्स को मिला भी है। वो भी बहुत बड़ा एक परसेंटेज है जो इम्प्रूवमेंट है। और जो भी छोटी कंप्लेंट, बड़ी कंप्लेंट, किसी भी तरीके की ऐसी कंप्लेंट जो उसका बैंक रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है या फिर ऐसा कोई सोल्यूशन जिससे वो खुद संतुष्ट नहीं है ग्राहक, तो उसके पास एक ऑप्शन है। 1995 से ओम्बुड्समैन की गठन हुआ था और तकरीबन 22 ऑफिसेज हैं पैन इंडिया में। इसके अलावा आप डिजिटली कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है एक कंज्यूमर के लिए कि अगर उसका कोई ऐसा पॉइंट या उसकी ऐसी समस्या जिसका समाधान उसका बैंक, एनबीएफसी या कोई भी डिजिटल पेमेंट की कंपनी नहीं दे पा रही है, तो वो ओम्बुड्समैन में अपने कंप्लेन को लेकर के जाए। और 97.97% का जो रिजोल्यूशन रेशियो है वो भी बहुत बढ़िया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रांजैक्शन डिजिटल की बढ़ेंगी, थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स रहने लाजमी है, लेकिन रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आरबीआई ओम्बुड्समैन के थ्रू लोगों को मिला है। तो हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे, बता भी रहे, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है ना भी जानते हो। जानकारी रखनी चाहिए। भगवान करे कि आपको ज़रूरत ना पड़े, आप किसी विवाद में ना फंसे, लेकिन अगर फंसते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ होगी कि ओम्बुड्समैन को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसकी जानकारी हम अपने स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। बहरहाल हमारे तीसरे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए, स्पे इंडिया के फाउंडर और सीईओ निखिलेश तिवारी। निखिलेश जी, ये बताइए कि ओवरऑल जो पूरा माहौल बन रहा है, देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन के युग में हम प्रवेश कर गए हैं और अब हमारे जैसे लोग तो लगभग तमाम काम जो है वो डिजिटली ऑनलाइन ही करते हैं। तो बड़ी संभावना रहती है, एक तो ये है कि धोखेबाज, फ्रॉड्स लगे हुए हैं और जब किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो ये भी मसला बन जाता है कि अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी सुरक्षा कैसे करे। तो तमाम वो स्थितियां क्या है जहां से इस तरीके के विवाद पैदा होते हैं,
जिस पे हम अगर कुछ सावधानी रख लें, और बाकी हमारा सिस्टम तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो ही रहा है, तो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए डिजिटल युग में, जिसकी वजह से हम विवाद की स्थिति में ना फंसे? सबसे बड़ा एस्पेक्ट अगर आज के समय डिजिटल युग में आपने बात करी है, अगर हमें विवाद से बचना है तो हम अपने अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं करें। हम अपना पिन, ओटीपी और अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट हमारी जानकारी है वो किसी को भी नहीं दें, तो तभी हम इस तरीके के किसी भी डिस्प्यूट से बच सकते हैं। अगर हमने ये इतनी इम्पोर्टेंट हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ये अगर हम किसी को भी देंगे, तो आज के समय में जब हर चीज ऑनलाइन है तो कोई भी हैक कर सकता है और कोई भी उसका बेनिफिट ले सकता है, और आप कहीं पर भी हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका इमीडिएट पेमेंट जो है लॉस हो जाएगा। सो सबसे पहले तो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। और जैसे हमारा आरबीआई आजकल डेली कैंपेन भी कर रहा है, आप देख रहे हैं, अगर वो काफी ऐड भी दे रहा है कि अपना ओटीपी, पिन, अपना मेंबर आईडी ये सब किसी को भी नहीं दें। चाहे वो कुछ भी आपको बोल सकते हैं कि हम बैंक के अधिकारी हैं, हम बैंक से सर्वे कर रहे हैं, एनीथिंग दे कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ स्टोरी, ताकि आप उनकी बातों में आ जाएं और अपना ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उनको दे दें, कार्ड नंबर, कार्ड का एक्सपायरी डिटेल, सीवीवी नंबर। तो ये सभी हमको किसी को भी नहीं देनी है, ये सिर्फ हमें अपने आप ही करनी है। तो इसके थ्रू एक तो बच सकते हैं। दूसरा, हमारा आरबीआई ने जो ये ओम्बड्समैन डिपार्टमेंट जो कि 1995 से फाउंड हुआ है, बट अभी इसमें जिस तरीके से फ्लो गया है, एक तो आरबीआई के जो ऐड करने से और आरबीआई द्वारा जो ये ओम्बड्समैन को आगे लाया गया है, इसकी वजह से भी बढ़ा है। तो पहले लोगों को ओम्बड्समैन की इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ अपने बैंक में कंप्लेंट करते थे, अगर सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं तो वो पुलिस पे जाते थे। इफ गेट्स क्लोज देन गुड, अदरवाइज उनको कुछ भी नहीं मिलता। बट व्हेन आरबीआई गिव द एक्सपोजर कि हम भी हैं सपोर्ट में, अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है और आप हमको रिपोर्ट करते हैं तो हम मॉनिटर करके बैंक से उसको क्लोज कराएंगे और आपको दिलवाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। एंड इससे हमें, जैसे आपने अभी पीछे हमारे प्रीवियस जो भाई जी उन्होंने बताया कि 99.7% का क्लोजर रेट भी आया, सो विच इज गुड। जी अभिषेक जी, ये बताइए कि प्रोसेस क्या अपनानी चाहिए एक आम कंज्यूमर को, और कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिनसे हम ये तय करते हैं कि चलो यहाँ पे एक डिस्प्यूट रेज होता है और इसको लेके हम इस तरीके से आगे हमें बढ़ना चाहिए। जैसे अब फ्रॉड होता है तो हम बैंक को इन्फॉर्म जरूर करते हैं, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना या जो साइबर सेल है उसको इन्फॉर्म करना हमारा पहला फर्ज बनता है, फिर बाद में जिम्मेदारियां तय होती हैं। तो ऐसे डिस्प्यूट्स की स्थिति जो है उसको हम कैसे लोकेट करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, ताकि हम अगर लड़ाई लड़े तो उसका हमें फायदा मिले? आपने मनोज जी बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, डिस्प्यूट्स पे जाने से पहले आपने एक आंकड़ा बोला था 4.5 लाख, जो आपने नंबर बोला, उस नंबर को पहले ये एनालाइज करना जरूरी है कि इतनी कंप्लेंट्स तो ओम्बड्समैन के पास गई, मगर ये क्या परसेंटेज है उन टोटल कंप्लेंट्स की जो बैंक ने रिजॉल्व कर। जी तो पहले तो ये समझने की बात है कि क्या ऐसी 9 लाख थी, 90 लाख थी या 9 करोड़ थी, जिसमें से केवल 4.5 लाख वो हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पाई और बैंक के पास गई। तो ये अब 4.5 लाख रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ओम्बड्समैन की इनको रिजॉल्व करना। पहला नंबर आंकड़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रेशो कैसे चल रही है, क्या बैंक अपने लेवल पर कंज्यूमर की शिकायतों को एड्रेस कर पा रहे हैं। पहली चीज ये है, हो गई सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये हो गई, जब हम लिटिगेशन की बात करते हैं तो हमें ज्यूरिसडिक्शन तय करनी पड़ती है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं 97% उन लोगों की जो ओम्बड्समैन में गए और जिनकी वो रिजॉल्व हो गई प्रॉब्लम, मगर हमें उनका भी समझना पड़ेगा जो 3% ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है। तो उनके साथ बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि उनको ये मैटर कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। अब जब मैटर कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है ज्यूरिसडिक्शन की, जो अभी हमारे आपके इसमें शो में भी आपने जिक्र भी किया था जिस बात का कि ये सेंट्रली अब एड्रेस हो सकती हैं। अब अगर कोई कंज्यूमर बैठा है दिल्ली में और उसकी बैंकिंग ब्रांच है लेट्स से बॉम्बे, मगर वो किसी और ज्यूरिसडिक्शन में उसकी सेंट्रली कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई, तो
क्या उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में उस कंप्लेन को हायर फोरम पर लेके जा सके अगर वो ओम्बड्समैन में रिजॉल्व नहीं होती है? तो ये ज्यूरिसडिक्शन का एक बड़ा सवाल कभी कभी आ जाता है कोर्ट्स के सामने कि ज्यूरिसडिक्शन, करेक्ट ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा उस सिचुएशन में जहां पर बैंकिंग कंज्यूमर तो बैठा है एक स्टेट में, बैंकिंग ब्रांच उसकी है दूसरे स्टेट में, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, और किसी तीसरी 22 में से किसी एक लोकेशन ओम्बड्समैन ने उसका इशू एड्रेस कराओ, तो ज्यूरिसडिक्शन क्या पड़ेगी? ये कभी कभी सवाल आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहता है ये ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करने के लिए। अब आइए आप फ्रॉड की बात, क्वेश्चन जो आपने पूछा, वो फ्रॉड का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो इंश्योर्ड होती हैं, एटीएम ट्रांजैक्शंस भी और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन भी जो इंश्योर्ड होती हैं, तो उसमें पार्टी ना केवल बैंक बनती है बट इंश्योरेंस कंपनी भी बनती है, और वो भी बनता है जिसने वो फ्रॉड करा होगा। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों के लिए अलग है जी। जैसे ही सबसे पहले फ्रॉड होता है, हमें सबसे पहले, क्योंकि हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस ट्रांजैक्शन के लिए बैंक के साथ है जी। तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन बैंक को देनी चाहिए। हमें अगर हमारा ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखा कि सपोज मेरे फोन पर मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो रहा है, जी अभिषेक जी, थोड़ा चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो कट इट शॉर्ट, इसको इस तरीके से कहें कि देखिए हर एक चीज का प्रोसेस है। दूसरी बात यह है कि जब हम विस्तार कर रहे हैं डिजिटल दुनिया में, पहले बैंक जाके हम काम करते थे, अब मोबाइल से ही सारा काम कर रहे हैं, बैंकिंग का दायरा बढ़ रहा है, तो अब हमें एजुकेट होने की भी जरूरत है। तो यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग ऑम्बुड्समैन की जो एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि डिजिटल पेमेंट जो है वहाँ सबसे ज़्यादा शिकायतें आई हैं, यानी विवाद हुए हैं बैंकों और ग्राहकों के बीच में, और जो ओवरऑल बैंकिंग की शिकायतें हैं उसमें 9% से कुछ ज़्यादा की का इजाफा देखने को मिला है। तो ये दो बातें हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो डिजिटल बैंकिंग का पूरा हमारा सिस्टम है, एक नया इकोसिस्टम है जिसमें हम सभी लोग जिसका पार्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका कस्टमर है। तो उसकी स्थिति क्या है और उसमें
ये एक चीज़ है कि विवाद निपटारा ओम्बुड्समैन के लेवल पे, लेकिन बाकी तमाम दिक्कतें भी होती है। मुकेश जी, ये बताइए कि जो पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम है, खास करके ध्यान में रखिए कस्टमर को, तो इसमें चैलेंजेस क्या है इस वक्त दिखाई दे रही है? ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग की बात अगर हम कहते हैं तो। जी मनोज जी, जैसे जैसे हमारी ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं और हमारा बिजी शेड्यूल भी होता जा रहा है, तो कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, वो अपने स्टेटमेंट्स को पीरियोडिकली चेक नहीं कर रहे हैं, और जब उनको पता चलता है कि उनके साथ कुछ एडिशनल चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस या किसी भी तरीके का कुछ डिफ़ॉल्ट हो रहा है या उनकी पेमेंट ज़्यादा डेबिट हुई है, तो वो कंप्लेन बहुत लेट होता है बैंकों के पास, जिसका रेजोल्यूशन फिर उनको बहुत देर में मिलता है। तो एक कंज्यूमर को करना ये चाहिए, क्योंकि आजकल मैसेजेस को ना लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन आपको अपनी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, लोन की स्टेटमेंट्स को पीरियोडिकली हर महीने, हर वीक, हर हफ्ते, जिस भी तरीके से आपने अगर अपने अकाउंट्स बैठा रखे हैं, तो उसको पीरियोडिकली चेक करने की जरूरत है। और अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आपको दिख रही है जो कि स्पेक्युलेटिव है, आपने नहीं करी है या उसकी परमिशन आपको उसके नॉलेज में नहीं है, तो इमीडिएटली कंप्लेन करना चाहिए उस रिस्पेक्टिव बैंक या एनबीएफसी को लेकर के। 48 घंटे के अंदर में बैंक और एनबीएफसी की जिम्मेदारी है कि वो आपको उसका एक जवाब दे। अगर आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो दोबारा उस अपनी जो भी आपकी इश्यूज हैं उसको हाईलाइट करें, और आपको लग रहा है कि वो वहां से रिजॉल्व नहीं हो रहा है या किसी भी तरीके से टाल मटोल हो रहा है आपको जवाब देने में, तो आप इमीडिएटली आरबीआई ओम्बड्समैन में उसी मेल को आगे एस्केलेट करते हुए कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। जी, तो बहुत ही संक्षेप में, बड़ी ही सही तरीके से मुकेश जी ने बताया कि अब आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। चौकन्ना रहने में सारी चीजें आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में आती रहती है। तो स्टेटमेंट्स जरूर पढ़िए, मैसेजेस जो आते हैं आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उनको गौर से देखिए, समझिए। ये आदत पालना बहुत ज़रूरी है, वरना समय निकल जाएगा और कहते हैं ना कि अब पछतावत होत का, तो आपको पछताने नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप लोकेट करते हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वहाँ से फिर ऑनलाइन ही आपको तमाम जानकारी भी मिल जाएगी और आप आगे बढ़िए शिकायत निपटारे की तरफ। निखिलेश जी, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे इस नए इकोसिस्टम में सस्टेन, सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए? सर, मेरी तरफ से सभी लोगों को सिर्फ एक ही सलाह रहेगी, आप लोग जितना वाईफाई अपने घर का या किसी और के घर का बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने से पहले आप डिस्कनेक्ट कर दें, वाईफाई एक्सेस पे मत करें। अपने ओन इंटरनेट जो आपको आपके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मिलता है, उस पर ही सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड जितना भी बैंकिंग रिलेटेड वर्क है, अगर आप ऐप को एक्सेस करने जा रहे हैं तो आप अब सीधे मोबाइल डाटा पर करें। इसके अलावा आप अपनी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो मोबाइल ब्राउजर में हम लोग सेव कर देते हैं, वो प्लीज नहीं करें मोबाइल ब्राउजर में सेव, बिकॉज आपका वो 1-2 सेकंड का हाथों को आराम देना आपके आगे कभी बहुत दिक्कत कर जाएगा। क्योंकि वो सेव डाटा को अगर आप किसी भी पब्लिक वाईफाई में या अपने किसी फ्रेंड के अपने घर के वाईफाई एक्सेस में हैं, तो वाईफाई बहुत इजीली हैक करके वो लोग जानकारी ले सकते हैं। तीसरा, कोई भी फोन पर कुछ भी आपको बोल करके आपसे ओटीपी या पिन या आपका कार्ड डिटेल लेना चाहता है, तो प्लीज नहीं दें। कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी नहीं मांगती। जी, तो निखिलेश जी की बात का सार और संक्षेप ये है कि देखिए भैया, प्राइवेट इज प्राइवेट, और खास करके फाइनेंशियल मैटर्स में प्राइवेट जो है वो तो अल्टीमेट प्राइवेट है। तो आप वाईफाई का भी इस्तेमाल ना करें और प्राइवेसी को मेंटेन करें, तो आपको इस विवाद में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर विवाद में जाने की जरूरत कहीं पड़ती है तो समय ना गंवाएं। यही हमारे इस कार्यक्रम का संदेश है। आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।